दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपकी संगीता और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि किसी इंसान को सिर्फ ऊपर से देखकर परखना सबसे बड़ी भूल होती है। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे पूरा गांव आलसी कहता था, जो सुबह देर से उठती थी, जो दूसरों की तरह दिन भर चक्की और चूल्हे में नहीं जुटी रहती थी, जो बात बात पर मुस्कुरा देती थी। लोग कहते थे इस घर में तो लक्ष्मी नहीं, आलस आ गया है। पर दोस्तों, उस मुस्कान के पीछे जो दिमाग छिपा था, उसका अंदाज़ा ना उस गांव को था, ना उस चोर को जो एक दिन उसके आंगन तक पहुंच गया। और उस एक दिन में जो हुआ, उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। एक चोर जो दूसरों की मेहनत लूट कर खाता था, उसी दिन शाम तक पसीने में नहाया हुआ, हाथों में छाले लिए, अपनी ही चोरी का बोझ उठाए सबके सामने सिर झुकाए खड़ा था। तो दोस्तों, कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि असली मज़ा और असली सीख तो आखिर में छिपी है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के नीचे हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था बंसीपुर। उस गांव में खेती ही लोगों का सहारा थी, और जिसके खेत जितने हरे, गांव में उसकी इज्जत उतनी बड़ी। उसी गांव में रहता था एक नौजवान किसान, माधव। माधव मेहनती था, सीधा था और दिल का साफ। सुबह की पहली किरण के साथ वो खेत में होता और रात के अंधेरे के साथ ही घर लौटता। पूरे गांव में उसकी मेहनत की मिसाल दी जाती थी। माधव की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी एक दूर के गांव की लड़की से, जिसका नाम था चंपा। चंपा देखने में जितनी सुंदर थी, बोलने में उतनी ही मीठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति रहती थी, जैसे वो हर चीज़ को बहुत गहराई से देख रही हो। पर दोस्तों, इसी शांति को गांव वाले आलस समझ बैठे। होता ये था कि गांव की बाकी बहुएं मुंह अंधेरे उठती, घंटों चक्की पीसती, पानी भरती और दिन भर हाँफती रहती। पर चंपा का तरीका अलग था। वो किसी काम में हड़बड़ी नहीं करती थी। पहले बैठकर सोचती, फिर एक ही बार में ऐसे करती कि दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े। उसके हाथ कम चलते थे, पर उसका दिमाग हर वक्त चलता रहता था। घर में माधव की माँ रहती थी, जमुना देवी। उम्र दराज, सख्त मिजाज और जबान की तेज। बहू को आए कुछ ही दिन हुए थे कि उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिए। एक सुबह जमुना देवी आंगन में बैठी थी और चंपा आराम से तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। जमुना देवी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, देखो जरा, सूरज सिर पर चढ़ आया और बहू रानी अभी तुलसी से बातें कर रही है। हमारे ज़माने में तो इस वक्त तक आधा गांव का काम निपट जाता था। चंपा ने पलटकर जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, काम तो हो ही रहा है, बस तरीका थोड़ा अलग है। जमुना देवी का पारा और चढ़ गया। तरीका? ये नई नई बातें हमें मत सिखाओ। काम वो होता है जो दिखे, जो हाथों से हो। ये बैठकर सोचना वोचना सब आलस के बहाने हैं। दोस्तों, ये सुनकर भी चंपा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने चुपचाप अपना काम पूरा किया। पर उस रात जब घर में सब सो गए, तो उसकी आंखों के कोने थोड़े गीले जरूर हुए। माधव ने ये देख लिया। वो धीरे से उसके पास आया और बोला, चंपा, माँ की बातों का बुरा मत मानना। उनकी उम्र हो गई है, उनका सोचने का तरीका पुराना है। चंपा ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा कर बोली, मुझे बुरा नहीं लगा माधव, बस एक बात है जो मन को चुभती है। पूरा गांव मुझे आलसी समझता है और मैं चाह कर भी किसी को समझा नहीं पाती कि सोचना भी एक काम होता है। हाथ से किया काम जल्दी दिख जाता है, पर दिमाग से किया काम वक्त लेता है। माधव ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि गांव क्या कहता है। मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे यकीन है एक दिन ऐसा आएगा जब यही गांव तुम्हारी समझदारी के आगे सिर झुकाएगा। दोस्तों, उस रात माधव की कही ये बात भविष्यवाणी बन गई। पर ये किसी को नहीं पता था कि वो दिन इतनी जल्दी और इतने अजीब तरीके से आने वाला है। समय बीतता गया। सावन का महीना
खत्म हुआ और भादों की उमस भरी दोपहरें शुरू हो गई। खेतों में धान की बालियां सुनहरी होकर झूम रही थीं, मानो कह रही हो, अब हमें काटो, हम तैयार हैं। पूरे गांव में फसल काटने की हलचल थी, पर इसी बीच आसमान का मिजाज बिगड़ने लगा। दिन में धूप होती, पर शाम होते होते बादल घिराते, हवा में नमी थी और बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे कि इस बार बेमौसम की बारिश फसल को बर्बाद कर सकती है। एक सुबह माधव बहुत चिंतित दिखा। उसने चंपा से कहा, चंपा, हालत ठीक नहीं लग रही। अगर 2-3 दिन में हमारी धान की फसल नहीं कटी और बारिश आ गई तो साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। पर आज मुझे शहर भी जाना है, बीज और कुछ ज़रूरी सामान लेने। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चंपा कुछ देर चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, तुम बेफिक्र होकर शहर जाओ, सामान बहुत ज़रूरी है। और रही बात फसल की, तो जो होना होगा अच्छा ही होगा, भगवान पर भरोसा रखो। माधव थोड़ा हैरान हुआ। पूरा खेत बाकी है चंपा, माँ भी आज पड़ोस के गांव में गई हैं अपनी बहन से मिलने। तुम अकेली क्या क्या संभालोगी? चंपा बस मुस्कुराई, तुम जाओ तो सही, मैं देख लूँगी। दोस्तों, माधव के मन में संदेह तो था, पर पत्नी के भरोसे को देखकर वो शहर के लिए निकल पड़ा। उसके जाते ही चंपा एक पल को आंगन में खड़ी रही, खेत की तरफ देखती रही। इतना बड़ा खेत और काटने वाला कोई नहीं। एक आम औरत की जगह कोई और होती तो रो पड़ती, पर चंपा का दिमाग किसी और ही दिशा में चल रहा था। उसने हंसिया उठाया, सिर पर पल्लू कसकर बांधा और खेत में उतर गई। उसने सोचा, जितना हो पाएगा उतना तो काट ही लूँगी, बाकी ऊपर वाला देखेगा। धूप तेज थी, माथे से पसीना टपक रहा था, पर चंपा के हाथ धीरे धीरे चलते रहे। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा। उसने महसूस किया कि अकेले इस पूरे खेत को काटना नामुमकिन है। थक कर वो एक पल को रुकी और दूर खेत की मेड़ की तरफ देखा। और दोस्तों, ठीक उसी वक्त किस्मत ने उसके खेत की तरफ एक ऐसे इंसान को भेज दिया जिसने सोचा था कि वो शिकार करने आया है, पर असल में वो खुद एक बड़े जाल की तरफ बढ़ रहा था। उस इंसान का नाम था लखना। लखना कोई किसान या मजदूर नहीं था, वो गांव-गांव घूमने वाला एक चालाक चोर और ठग था। मीठी बातों से लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनका सामान उड़ा लेना और रफू चक्कर हो जाना, यही उसका पुराना धंधा था। वो कभी एक जगह नहीं टिकता था, क्योंकि जिस गांव में वो हाथ साफ करता वहां से भागना ही उसकी मजबूरी बन जाती। उस दिन लखना खेत की मेड़ के सहारे चुपचाप चला आ रहा था। उसकी नज़र दूर खेत में काम करती चंपा पर पड़ी, और जैसे ही पड़ी उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि चंपा की गर्दन में पहनी हुई सोने की एक मोटी चेन धूप में जगमगा रही थी। लखना के मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, वाह, आज तो बिना मेहनत के तगड़ा माल हाथ लगने वाला है। औरत अकेली है, खेत में मगन है, चैन झपटी और भागे। वो दबे पांव चंपा के पीछे पहुंचा। चंपा अपने काम में डूबी थी और अचानक लखना ने झपट्टा मारकर उसकी सोने की चेन तोड़ी और भागने लगा। चेन टूटते ही चंपा एक पल को चौंकी, पर दोस्तों, यहीं से कहानी पलटती है। एक आम औरत के चेहरे पर डर या घबराहट आती, पर चंपा के चेहरे पर एक हल्की शरारती मुस्कान आ गई। उसने भागते हुए लखना को देखा और मन ही मन बोली, अरे वाह, किस्मत ने आलसी चंपा के लिए आज एक मेहनती मजदूर भेजा है, अब इसका इस्तेमाल भी अच्छे से करना पड़ेगा। और फिर उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अरे ओ भैया, ज़रा रुको तो। लखना भागते भागते ठिठक गया। उसने सोचा, ये कैसी अजीब औरत है, चोरी होने पर चोर चोर चिल्लाने के बजाय भैया कहकर बुला रही है। वो हैरानी से पीछे मुड़ा। चंपा ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? जो चेन ले जा रहे हो ना, वो तो नकली है। लखना के पैर ठहर गए। नकली? हाँ, चंपा ने आह भरते हुए कहा, पीतल की है, पिछले मेले से 2 आने की खरीदी थी, उसमें क्या रखा है? तुम्हें असली सोना चाहिए तो वो तो घर के अंदर संदूक में रखा है, इससे कहीं ज़्यादा भारी और एकदम चमकदार। दोस्तों, ये सुनते ही लखना की आंखें फैल गई। लालच ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया। उसे ये भी याद नहीं रहा कि अभी अभी उसने इसी औरत की चैन छीनी थी।
वो धीरे धीरे वापस चंपा की ओर लौट आया। चंपा ने मन ही मन कहा, मछली कांटे तक आ गई है, अब बस डोरी खींचनी बाकी है। लखना ने टूटी हुई चेन को अपने हाथ में लेकर गौर से देखा। सच कहूँ तो उसे खुद सोने और पीतल की ज़्यादा पहचान नहीं थी। उसने शक भरी नज़र से चंपा को देखा। चंपा ने एक लंबी सांस ली और दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, पर अब इन गहनों का करूँगी भी क्या? आज तो मेरी किस्मत ही फूटी हुई है भैया। लखना के माथे पर बल पड़े। किस्मत फूटी? क्यों, क्या हुआ? चंपा ने खेत की तरफ इशारा किया। देखो ना, मेरे पति शहर गए हैं, जाते जाते कह गए कि शाम तक अगर ये पूरा खेत नहीं कटा तो घर के अंदर कदम मत रखना। और मेरी सास, वो तो पहले ही मुझे आलसी समझती हैं। आज अगर खेत ना कटा तो पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाएगा। सुबह से लगी हूँ, पर देखो आधा खेत भी नहीं कट पाया। लखना ने पूरे खेत पर नज़र दौड़ाई। फसल वाकई बहुत ज़्यादा थी। उसने मन ही मन सोचा कि इसका इससे क्या लेना देना, उसे तो सोने की चेन से मतलब था। चंपा ने उसकी आंखों में झांका और सोच समझकर अपनी अगली चाल चली। उसने मायूसी से कहा, वैसे तुम क्यों सुनोगे मेरी परेशानी? तुम तो देखने में बड़े आदमी लगते हो, ये खेत वेत का काम तुम्हारे बस का नहीं। लखना का अहंकार जाग उठा। क्या मतलब मेरे बस का नहीं? मैं किसी से कम हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चंपा ने जल्दी से कहा, बस तुम्हारे हाथ जरा नाजुक से लगते हैं, मेहनत मजदूरी वाले हाथ नहीं है ये। लखना का सीना तन गया। हाथ नाजुक? अरे, मेरे जैसा ताकतवर आदमी पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। मैं चाहूँ तो ये पूरा खेत अकेले काट दूँ। चंपा के होठों पर छिपी मुस्कान थी, पर चेहरे पर उसने उम्मीद की चमक लाते हुए कहा, सच में? तो फिर तो भगवान ने मेरी सुन ली भैया। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो ना, तो मैं तुम्हें वो असली सोने की चेन अपने हाथों से ला कर दूंगी। इतनी मेहनत का इनाम तो बनता ही है। दोस्तों, सोने की चेन का नाम सुनते ही लखना का दिमाग पूरी तरह लालच से भर गया। उसने आव देखा न ताव झट से चंपा के हाथ से हंसियाँ छीन लिया। तुम चिंता मत करो भाभी, ये खेत अब मेरा है, तुम बस आराम करो और शाम तक वो चेन तैयार रखना। अरे नहीं नहीं, तुम थक जाओगे। चंपा ने ऊपर ऊपर से रोकने का नाटक किया। मैं और थक जाऊंगा? मैं तो कभी थकता ही नहीं। ये कहकर लखना ने पूरी ताकत से धान काटना शुरू कर दिया। और चंपा दोस्तों पास के आम के पेड़ की ठंडी छांव में जाकर आराम से बैठ गई। उसने मटके से ठंडा पानी पिया, थोड़ा सुस्ताया और बीच बीच में दूर से आवाज़ लगाती रही, वाह भैया, क्या हाथ चल रहे हैं तुम्हारे। सच कहूँ तो मेरे पति भी इतनी सफाई से धान नहीं काटते। ये तारीफ सुनकर लखना का जोश दुगना हो जाता। उसका सीना गर्व से फूल जाता और वो और तेजी से हंसियाँ चलाने लगता। उसे ये एहसास ही नहीं था कि वो लालच की डोर से बंधी एक कठपुतली बन चुका है, जिसकी डोर चंपा के हाथ में थी। 1 घंटा बीता, फिर 2। सूरज सिर पर आकर आग बरसाने लगा। लखना का गला सूखने लगा, हाथों में दर्द उठने लगा और हथेलियों में छाले पड़ने लगे। हर बार जब वो रुकने की सोचता, उसकी आंखों के सामने सोने की चमकती चेन घूम जाती और वो फिर से जुट जाता। दोपहर ढलते ढलते आधे से ज़्यादा खेत कट चुका था। चंपा छाँव में बैठी मन ही मन हंस रही थी, पर उसका दिमाग अभी भी आगे की चाल सोच रहा था। उसे पता था कि शाम तक काम तो हो जाएगा, पर इस चोर को सबक सिखाए बिना और उसकी हरकत का अंजाम दिखाए बिना ये कहानी अधूरी रहेगी। दोस्तों, ठीक उसी समय गांव की दूसरी तरफ एक और घटना घट रही थी, जिसका इस कहानी से गहरा नाता जुड़ने वाला था। उसी दिन सुबह शहर से लौटता हुआ एक व्यापारी जंगल वाले रास्ते से बंसीपुर की तरफ आ रहा था। उसका नाम था सेठ धनराज। धनराज एक भला और सीधा आदमी था। उसकी कमर में बंधी एक थैली में चांदी के सिक्के और कुछ बहुत ज़रूरी ज़मीन के कागजात रखे थे। ये थैली उसके लिए उसकी जान से भी कीमती थी। रास्ते में धनराज को एक मैले कुचैले कपड़ों वाला आदमी मिला था, जिसने उससे रास्ता पूछा और कुछ दूर तक उसके साथ साथ चला। धनराज को क्या पता था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लखना था, जो सुबह से अपने शिकार की तलाश में था। बातों बातों में लखना ने मौका पाकर धनराज की कमर से वो थैली खींच ली
और चुपचाप दूसरी राह पकड़ ली। धनराज को उस वक्त इसका पता ही नहीं चला और वो आगे बढ़ता रहा। यानी दोस्तों, चंपा का खेत काटने वाला ये मेहनती मजदूर असल में सुबह से दो दो वारदातें कर चुका था, पर उसे क्या पता था कि उसके सारे पाप का हिसाब आज ही और इसी खेत पर चुकता होने वाला है। खैर, खेत में लखना की हालत खराब होती जा रही थी। शाम होते होते उसकी सांस फूलने लगी, पैर कांपने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पर आखिरी कतार काटते काटते आखिरकार उसने पूरा खेत साफ कर दिया। थका हारा लखना हंसिया जमीन पर फेंक कर लड़खड़ाता हुआ चंपा के पास आया और धम से बैठ गया। हाँफते हुए बोला, हो गया, पूरा खेत काट दिया मैंने, अब वो सोने की चेन लाओ। चंपा ने खेत की तरफ देखा। पूरा खेत साफ सुथरा कटा पड़ा था। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि साल भर की मेहनत बच गई। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, जरूर दूंगी भैया, पर पहले थोड़ा सुस्ता तो लो, इतनी मेहनत की है तुमने। लखना ने थक कर सिर हिलाया और ठीक उसी पल चंपा की नज़र दूर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर पड़ी। उसने आंखें सिकोड़ कर ध्यान से देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हे राम! चंपा के मुंह से डरी हुई आवाज़ निकली। लखना घबरा गया। क्या हुआ भाभी? भैया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, उधर देखो। चंपा ने कांपते हाथ से सड़क की तरफ इशारा किया। लखना ने गर्दन घुमाई। दूर सड़क पर धूल उड़ती दिखाई दे रही थी और उस धूल के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी तेज कदमों से गांव की ओर आता दिख रहा था। चंपा ने डरने का जबरदस्त अभिनय करते हुए कहा, हे भगवान, ये तो दरोगा शेर सिंह हैं। दोस्तों, दरोगा शेर सिंह का नाम सुनते ही लखना के हाथ पैर ढीले पड़ गए। ये नाम चंपा ने यूं ही नहीं लिया था। उसने सुबह बाजार में सुना था कि इस इलाके में नया दरोगा आया है जो चोरों और ठगों को देखते ही पकड़कर हवालात में डाल देता है और उसकी सज़ा बहुत सख्त होती है। पर यह बात लखना को नहीं पता थी कि सड़क पर आने वाला वो आदमी असल में कौन था। चंपा ने आग में घी डालते हुए कहा, और सुनो भैया, आज सुबह ही मैंने सुना था, वो कह रहे थे इस गांव में एक चोर घूम रहा है जो लोगों का सामान उड़ाता है। जो भी अनजान आदमी दिखेगा उसे सीधे चौकी ले जाऊंगा। ये सुनते ही लखना के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसके कपड़े मैले थे, वो अनजान था और उसकी कमर में चुराई हुई थैली बंदी थी। उसने डर कर फिर सड़क की तरफ देखा। धूल का गुब्बार अब और करीब आ चुका था। उसे लगा जैसे वो आदमी सीधे उसी की तरफ बढ़ रहा हो। चंपा ने जल्दी से कहा, भैया, मेरी मानो तो अभी भाग जाओ, सोने की चेन बाद में ले लेना, पहले अपनी जान बचाओ। अगर दरोगा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो ना मेरी खैर है न तुम्हारी। दोस्तों, लखना ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने हंसियाँ वहीं छोड़ा, अपनी चप्पल हाथ में उठाई और पूरी ताकत से भाग खड़ा हुआ। वो इतनी तेज भागा कि एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धूल उड़ाता हुआ वो कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गया। चंपा उसे भागते देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। आधा खेत मुफ्त में कट गया था और चोर अपनी टांगों पर भागा जा रहा था। पर तभी उसकी नज़र फिर उस सड़क पर गई। धूल का गुब्बार अब बिल्कुल पास आ चुका था। चंपा ने ध्यान से देखा और बुदबुदाई, अरे ये तो कोई दरोगा वरोगा नहीं है। कुछ ही देर में एक काला घोड़ा खेत के पास आकर रुका। घोड़े पर लगभग 50 साल का एक थका हारा अजनबी बैठा था। उसके चेहरे पर लंबे सफ़र की थकान साफ झलक रही थी। घोड़े से उतरते ही उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, बहन, क्या आसपास कहीं पीने का पानी मिलेगा? मैं सुबह से सफ़र में हूँ। ये वही सेठ धनराज था जिसकी थैली लखना ने चुराई थी। चंपा ने तुरंत मटके से ठंडा पानी भर कर दिया। धनराज ने लंबी सांस लेकर पानी पिया और बोला, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। फिर उसकी नज़र कटे हुए खेत पर पड़ी। पूरा खेत बड़ी सफाई से कटा हुआ था। वो प्रभावित होकर बोला, लगता है तुम्हारे घर में बड़े मेहनती लोग रहते हैं। चंपा हल्का मुस्कुराई, हाँ काका, आज तो भगवान ने एक बहुत ही खास और मेहनती मजदूर भेज दिया था। बिना एक पैसा लिए पूरा खेत काट गया। धनराज इस बात का मतलब समझ नहीं पाया, पर थक कर मुस्कुरा दिया। फिर अचानक उसने अपनी कमर टटोली और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे मेरी थैली, मेरी रुपए वाली थैली कहाँ गई?
चंपा चौंकी। क्या हुआ काका? बेटी, मेरी थैली गायब है। उसमें चांदी के सिक्के और मेरी ज़मीन के बहुत ज़रूरी कागजात थे। अगर वो थैली नहीं मिली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। चंपा ने उसे शांत किया। घबराइए मत काका। आखिरी बार वो थैली आपने कब और कहाँ देखी थी? धनराज ने याद करते हुए कहा, मैं दोपहर में जंगल वाले रास्ते से आ रहा था। वहाँ एक मैले कपड़ों वाला आदमी मिला था। उसने मुझसे रास्ता पूछा और कुछ देर मेरे साथ साथ चला भी। उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। बस उसके बाद से मुझे होश ही नहीं रहा। दोस्तों, ये सुनते ही चंपा सब समझ गई। उसके दिमाग में पूरी तस्वीर साफ हो गई। वो मेहनती मजदूर जो अभी भाग गया था वही चोर था जिसने इस बेचारे सेठ की थैली भी उड़ाई थी। चंपा के होठों पर एक बार फिर वही चतुर मुस्कान आ गई। उसने कहा, काका, मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि आपकी थैली किसके पास है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो थैली आपको वापस मिलेगी। धनराज की आंखों में उम्मीद चमकी। सच कह रही हो बेटी? हाँ काका, पर उस चोर को पकड़ने के लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए, और इसके लिए आपको मेरी एक बात माननी होगी। धनराज ने तुरंत हामी भर दी। उधर दोस्तों, चोर लखना गांव से दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हाँफ रहा था। दरोगा से बचकर भागने की खुशी में वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, चलो, सोने की चैन तो हाथ नहीं लगी, पर कम से कम जान तो बच गई, और वैसे भी आज का दिन बेकार थोड़ी गया। इतना कहकर उसने अपनी कमर से बंधी वो थैली निकाली जो उसने सेठ धनराज से चुराई थी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर चांदी के चमकते सिक्के और कुछ जरूरी कागजात रखे थे। लखना खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि भले ही उसने दिन भर मेहनत की, पर अंत में ये खजाना तो उसके हाथ लग ही गया। पर दोस्तों, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त गांव में बैठी चंपा उसके लिए एक ऐसा जाल बुन रही थी जिससे निकल पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। खेत में चंपा ने धनराज को अपनी पूरी योजना समझाई। पहले तो धनराज हैरान रह गया कि ये दुबली पतली शांत सी दिखने वाली लड़की इतनी तेज बुद्धि रखती है। फिर चंपा ने गांव के 2-3 भरोसेमंद बुजुर्गों को बुलाया और सबको अपनी चाल बताई। योजना सुनकर सब दंग रह गए। जिस चंपा को पूरा गांव आलसी समझता था, उसका दिमाग कितनी तेजी से चल रहा था। अगली सुबह गांव के चौराहे पर एक खबर आग की तरह फैल गई कि गांव के पुराने शिव मंदिर के पास एक चमत्कारी साधु बाबा आए हैं जो छिपे हुए धन और चोरों का भविष्य बता देते हैं। कहा जा रहा था कि बाबा की एक नज़र में चोर पकड़ा जाता है। ये खबर सुनते ही आधा गांव मंदिर की ओर उमड़ पड़ा, और जब ये बात उड़ते उड़ते लखना के कानों तक पहुंची तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में पहला ख्याल आया, कहीं बाबा को मेरी चोरी का पता तो नहीं चल जाएगा। पर दोस्तों, इंसान का लालच उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। थोड़ी देर बाद उसके मन में दूसरा ख्याल आया, अगर ये बाबा सच में छिपे खजाने का पता बताते हैं तो मुझे भी जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कोई और बड़ा माल हाथ लग जाए। लालच ने एक बार फिर उसके डर पर जीत हासिल कर ली। दोपहर होते होते लखना भी मंदिर पहुंच गया। वो भीड़ के बीच एक कोने में छिपकर खड़ा हो गया ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। मंदिर के अंदर एक चबूतरे पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले साधु बैठे थे। उनके माथे पर चंदन का तिलक था और आंखें बंद थीं, मानो किसी गहरे ध्यान में हो। पर दोस्तों, असल में वो साधु कोई और नहीं बल्कि वही सेठ धनराज था जिसे चंपा ने साधु का भेष पहना दिया था। जब पूरा मंदिर भीड़ से भर गया तो साधु बने धनराज ने गंभीर और ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू किया, मेरे बच्चों, मुझे अपनी साधना से एक बात का पता चला है। कल इसी इलाके में एक चोर ने एक भोले भाले राहगीर की थैली चुराई है। उस थैली में चांदी के सिक्के और कुछ कागजात हैं। भीड़ में सरगोशियाँ होने लगी। लखना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी कमर में बंधी थैली को कसकर पकड़ लिया। साधु ने आंखें खोली और भीड़ पर एक रहस्यमयी नज़र डालते हुए कहा, और मेरी साधना मुझे एक और बात बता रही है। जिस चोर के पास वो थैली है वो कल एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और उसके कपड़ों पर अभी भी
उस बरगद की सूखी पत्तियां चिपकी हुई हैं। दोस्तों, ये सुनते ही लखना के माथे पर पसीना आ गया। वो सच में कल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। घबराहट में उसने जल्दी से अपने कंधे की तरफ देखा और उसकी सांसें थम गई। उसके कुर्ते के कंधे पर बरगद की एक सूखी पत्ती अब भी चिपकी हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। ठीक उसी पल भीड़ के बीच से चंपा आगे आई। उसने ज़ोर से कहा, अगर यहाँ कोई निर्दोष है तो वो डरेगा क्यों? जिसने चोरी नहीं की वो अपनी गठरी और जेबें सबको दिखा दे। भीड़ में से आवाज़ें उठने लगी, हाँ हाँ दिखाओ। जिसने चोरी नहीं की उसे डर कैसा? लखना बुरी तरह फंस चुका था। उसने भागने के लिए इधर उधर देखा पर चारों तरफ गांव वाले खड़े थे। भीड़ की नज़रें उसी पर टिकी थी क्योंकि उसके कंधे पर वो सूखी पत्ती सबको साफ दिख रही थी। आखिरकार गांव वालों ने उसे घेर लिया और उसकी तलाशी ली गई और जैसे ही उसकी कमर से बंधी थैली निकली और खोली गई, उसमें से वही चांदी के सिक्के और कागजात निकल आए। भीड़ गुस्से से उबल पड़ी। अरे यही है वो चोर, इसी ने थैली चुराई है। लखना का सिर शर्म से झुक गया। तभी साधु के भेष में बैठा धनराज उठा, अपनी नकली दाढ़ी उतारी और बोला, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं वही राहगीर हूँ जिसकी थैली इस आदमी ने चुराई थी और ये थैली मेरी है। लखना के पास अब कोई जवाब नहीं था। पूरा गांव हैरान था कि कैसे एक चोर को इतनी सफाई से बिना किसी मारपीट के सिर्फ दिमाग के बल पर पकड़ लिया गया। गांव के मुखिया आगे आए और लखना को डांटते हुए बोले, दूसरों की मेहनत और सामान लूटकर कोई इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। आज तेरा सारा झूठ, सारी चालाकी एक औरत की बुद्धि के आगे धरी रह गई। लखना की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, उस पल उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसे याद आया कि कैसे उसने सुबह इसी चंपा की चेन छीनी थी, कैसे फिर लालच में आकर उसने दिन भर एक मजदूर की तरह पूरा खेत काटा और कैसे आखिर में अपनी ही चोरी की वजह से पूरे गांव के सामने बेइज्जत हुआ। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज समझ गया हूँ कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। मैंने सोचा था कि मैं सबसे ज़्यादा चालाक हूँ, पर आज एक औरत की समझदारी ने मेरी सारी अकड़ निकाल दी। तभी चंपा आगे आई। उसके चेहरे पर अब कोई गुस्सा या घमंड नहीं था, बस एक शांत भाव था। उसने नरम स्वर में कहा, गलती करना बुरी बात है लखना, पर अपनी गलती मान लेने वाला इंसान सुधर सकता है। तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत है कि तुमने अकेले मेरा पूरा खेत काट दिया। अगर यही ताकत तुम ईमानदारी से मेहनत में लगाओ तो तुम्हें कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुखिया ने फैसला सुनाया कि लखना सेठ धनराज की थैली वापस करेगा और अपनी सज़ा के तौर पर कुछ दिनों तक गांव के गरीब और बुजुर्ग लोगों के खेतों में बिना कोई मजदूरी लिए काम करेगा। लखना ने सिर झुकाकर ये सज़ा स्वीकार कर ली। सेठ धनराज को उसकी अनमोल थैली वापस मिल गई और उसने जाते जाते चंपा को ढेरों आशीर्वाद दिए। अब आती है दोस्तों इस कहानी की सबसे प्यारी घड़ी। जब शाम को माधव शहर से लौटा तो उसने देखा कि उसका पूरा खेत कटा पड़ा है और पूरा गांव उसके आंगन में जमा है। पहले तो वो घबरा गया कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, पर जब उसे पूरी कहानी पता चली कि कैसे उसकी चंपा ने अकेले अपने दिमाग से एक चोर को मजदूर बना दिया, पूरा खेत कटवाया और फिर उसी चोर को पकड़कर एक बेचारे सेठ की थैली भी वापस दिलाई, तो उसकी आंखें भर आई। जिस गांव ने कल तक चंपा को आलसी कहकर ताने मारे थे, आज वही गांव उसकी बुद्धि के आगे नतमस्तक था। माधव की माँ जमुना देवी, जो उसे सबसे ज़्यादा ताने देती थी, आगे आई। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने चंपा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे बाहर के शांत रूप को देखकर तेरे अंदर का ये हीरा पहचान ही नहीं पाई। आज तूने सिर्फ खेत नहीं, हमारे घर की इज्जत भी बचाई है। तू आलसी नहीं, इस घर की असली लक्ष्मी है। चंपा ने झुककर अपनी सास के पैर छुए और दोनों की आंखों से बहते आंसुओं में सारे गिले शिकवे धुल गए। रात को जब घर में सब शांत हो गया तो माधव चंपा के पास आया
उसने प्यार से उसका हाथ थामा और बोला, याद है चंपा, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन यही गांव तुम्हारी समझदारी के आगे सिर झुकाएगा। देखा, मेरी बात सच हो गई। मुझे तुम पर गर्व है। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। चंपा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो माधव। जब पूरा गांव मुझे आलसी कह रहा था, तब भी तुमने मुझ पर भरोसा रखा। शायद इसी भरोसे ने मुझे वो हिम्मत दी। उस रात दोस्तों, उस छोटे से घर में सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा प्यार और सम्मान भर गया था। और रहा लखना, तो कहते हैं कि उस दिन के बाद उसने चोरी और ठगी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी ताकत को सही दिशा में लगाया और गांव-गांव जाकर ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करने लगा। अब वो जहाँ भी जाता, चंपा का नाम बड़े सम्मान से लेता और कहता, अगर उस चतुर औरत ने उस दिन मुझे ना रोका होता तो मैं आज भी एक चोर ही होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी इंसान को सिर्फ ऊपरी रूप देखकर मत आंको। हो सकता है जिसे आप कमज़ोर या आलसी समझ रहे हो, उसके अंदर सबसे तेज़ दिमाग छुपा हो। और दूसरी सबसे बड़ी सीख, लालच इंसान की सारी समझ छीन लेता है। जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर आगे बढ़ना चाहता है, एक दिन वही अपने ही जाल में फंस जाता है। याद रखिए, ताकत से बड़ी हमेशा बुद्धि और धैर्य होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, चंपा की चतुराई और लखना के लालच का ये अंजाम? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप चंपा की जगह होते तो उस चोर के साथ क्या करते। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। मैं हूँ आपकी संगीता। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।